BT नाउ स्वदेश पर मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। और इस शो में हम बात करेंगे आपके सवालों की। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो सवाल पूछने का तरीका सबसे पहले आपको बता देते हैं। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, अपने सवाल व्हाट्सएप करिए 9167399108। इस पर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। और साथ ही हम सोशल मीडिया हैंडल पर भी मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई सवाल पूछने के तरीके की, लेकिन अब मार्केट का भी एक क्विक चेक ले लेते हैं और हमारे साथ एक्सपर्ट भी शामिल होंगे, उनसे समझेंगे बाजार पर क्या करना चाहिए। और अब हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड हाई का वेट करते करते अब गिरावट बढ़ती जा रही है। अपने रेजिस्टेंस लेवल को टच करके लगातार 3 दिनों से मार्केट टच कर रहा है, लेकिन अब उसके बाद यहाँ पर 18,800 के नीचे आ चुका है निफ्टी। करीब 45 अंकों की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है और कमजोरी अब गहराती जा रही है। हालांकि आज का जो लोज बनाया था वो 18,700 के भी नीचे का बनाया था, वहाँ से हल्की रिकवरी इस वक्त देखने को मिल रही है, लेकिन कमजोरी हावी है और अब लग रहा है कि नए शिखर का जो इंतजार है वो और ज़्यादा समय तक करना पड़ सकता है। आज के बाजार की बात करें तो कमज़ोर ग्लोबल क्यूज़ का भी असर दिख रहा है मार्केट में, और हम देख रहे हैं कच्चे तेल में जो भारी गिरावट आई उसका भी असर कुछ स्टॉक्स में आज देखने को मिल रहा है। कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में आज उनका भी असर दिख रहा है। बैंक निफ्टी हालांकि हरे निशान में है इस वक्त और वहां से थोड़ी स्ट्रेंथ है, अभी भी करीब 40 अंक ऊपर बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है। लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो ज़्यादातर जो शेयर्स हैं वो लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, तो मार्केट ब्रेथ नेगेटिव नज़र आ रही है। और लगभग हर एक गिरने वाले शेयर्स के सामने करीब 4 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो 4:1 का रेशियो बन रहा है और ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं वो लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर बैंक निफ्टी शानदार रिकवरी निचले स्तरों से आई है और इस वक्त अपने ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है, हरे निशान में आ चुका है और उसी से कहीं ना कहीं निफ्टी को भी यहाँ पर स्ट्रेंथ मिल रही है। भारतीय एयरटेल है आज का टॉप गेनर, करीब 2% की मजबूती के साथ। डॉक्टर रेड्डीज 1% ऊपर, एनटीपीसी, एशियन पेंट्स और इंडसइंड बैंक में आज अच्छी तेजी और एचडीएफसी बैंक से भी सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा लूजिंग साइड पे आज अदानी ग्रुप के शेयरों में वीकनेस है। अदानी एंटरप्राइजेस 5% नीचे है, अदानी पोर्ट्स में 4% की वीकनेस है। उसके बाद बीपीसीएल, हिंडाल्को और एचडीएफसी लाइफ भी आज कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। तो ये है इस वक्त का बाजार का एक्शन। हमारे साथ दोनों ही एक्सपर्ट मौजूद हैं। 5 पैसा कैपिटल से रुचित जैन और विधि इन्वेस्टमेंट से विवेक कारवा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। रुचित, सबसे पहले आपसे मार्केट पर एक टेक्निकल राय लेंगे। क्या लग रहा है, आप क्या वीकनेस यहाँ से और बढ़ जाएगी, क्योंकि बार बार अपने हाइस को टेस्ट करने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। और अब आज जो 18,700 का भी लेवल कहीं ना कहीं तोड़ा है बाजार ने, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से और वीकनेस अब बढ़ेगी बाजार में? जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आई थिंक मार्केट्स में हमने पिछले दो जो 2.5 महीने में एक तेजी देखी है एक तरफा, उसमें कोई भी करेक्टिव फेज नहीं रहा था, स्पेशली मिड कैप स्टॉक्स में। तो यूजुअली जब ऐसे फास्ट तेजी हो जाती है तो मोमेंटम रीडिंग्स ओवरबॉट हो जाते हैं, और जब काफी ओवरबॉट रीडिंग्स होते हैं तो उनको कूल ऑफ होना काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो दो तरीके होते हैं जब ऐसे ओवरबॉट सेटअप्स कूल ऑफ होते हैं, या तो कुछ प्राइस वाइज करेक्शन है, या तो एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज हो जहाँ पे हम कुछ दिनों के लिए मार्केट एक रेंज बाउंड रह जाता है या इंडेक्सेस रेंज बाउंड रह जाता है और वो रीडिंग्स फिर कूल ऑफ हो जाते हैं। सो आई थिंक अब मार्केट्स में देखें तो इंडाइसिस फ्रंट पे हम कोई सिग्निफिकेंट बड़े करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो ट्रेंड सेट हुआ है लास्ट 2 महीने से, एक ब्रॉड मार्केट पार्टिसिपेशन के साथ में ये तेजी है। तो एक अप ट्रेंड का जब करेक्शन ऐसे होता है तो लोअर लेवल्स पे बायर्स काफी एग्रेसिव हो जाते हैं और बायर्स का सपोर्ट वहां पे रहता है। सो इमीडिएटली हम नहीं एक्सपेक्ट करें कि मार्केट्स में कुछ मेजर सेल ऑफ आपको इंडेक्स फ्रंट पे दिखेगा। स्टॉक स्पेसिफिक जो स्टॉक्स काफी चल चुके हैं उनमें कुछ रिट्रेसमेंट्स आएगा, वो भी प्रीवियस लोस तक नहीं जाएंगे, बट नो थोड़े बहुत रिट्रेसमेंट्स आएंगे और फिर सपोर्ट के आसपास उनकी बाइंग इंटरेस्ट देखी जाएगी। तो मिड कैप्स में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा कूल ऑफ रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए, बट निफ्टी के लिए या बैंक निफ्टी के लिए ज्यादा करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं करें। एज ऑफ नाउ हम जो लेवल्स वॉच आउट करें वो 18,600 से 650 का रेंज है, जहां पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। और बैंकिंग स्पेस में 43,500 आज इंट्राडे सपोर्ट है, फॉलोड बाय 43,000। सो आई थिंक ये लेवल्स रहेंगे जो आगे चल के अच्छे सपोर्ट बैक करेंगे। सो ट्रेडर्स को यहाँ पे ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए और स्टॉक्स को चेस करने के बदले जब डिप्स मिलते हैं ऐसे नो करेक्टिव फेजेस में, तो डिक्लाइंस में वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। ठीक है।
तो ये है राय बाजार पर, और तो कुछ गिरावट अगर दिख रही है तो वहां पर एंट्री करने की कोशिश कीजिए। ओवरऑल टोन तो पॉजिटिव है, लेकिन अब थोड़ा इस बीच सावधानी से अगर आपको ट्रेड करना है तो सावधानी से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही ट्रेड करने की राय होगी। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं मुंबई से, राजेश जैन। राजेश जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका? मैम मेरा कल्याण ज्वेलर्स और HFCL। कल्याण ज्वेलर्स मैंने 99.25 में लिए थे 1000 शेयर, और HFCL मैंने लिए थे 70 रुपीज 50 पैसे में 1000 शेयर। तो शॉर्ट टर्म के लिए ही लिया है आपने ये दोनों स्टॉक्स? नहीं मैम, दोनों को 6 महीना हो गया लेके, आगे क्या करना चाहिए? मतलब मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी जाऊंगा, बट राय लेना चाहता हूँ कि आगे क्या करूँ। ओके, तो विवेक जी आप सजेस्ट करिए। कल्याण ज्वेलर्स में तो फिलहाल ये मुनाफे में है, 6 महीने का समय दिया था। सोने के दाम में जो तेजी आई थी उसका फायदा बीच में मिला था, लेकिन अब जो डिक्लाइन आ रहा है, हल्की जो दबाव आया है उसका भी असर पड़ा है कल्याण ज्वेलर्स पे। आज भी करीब 2.5% ऊपर है ये स्टॉक, लेकिन 125 के आसपास कारोबार कर रहा है, लेकिन हल्की रिकवरी आज निचले स्तरों से हम देख रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स में। तो पहले इस पे राय दीजिए, कल्याण ज्वेलर्स को होल्ड करके चल सकते हैं ये? पूजा देखिए, मैं ज्वेलरी स्टॉक्स तनिष्क के सिवा, इन द सेंस टाइटन के सिवा अवॉइड करना चाहूंगा। अब क्यों अवॉइड? मुझे लगता है कि ये जितनी भी ज्वेलरी कंपनीज है, अभी तक 100% जो फॉर्मलाइजेशन बोलते हैं वो अभी तक हुआ नहीं है। और मैं काफी लोगों को जानता हूँ, मतलब इस इंडस्ट्री से, जहाँ पे अभी भी जो सही बिजनेस होता है वो पूरा बुक्स में रिफ्लेक्ट होता है क्या, मुझे डाउट्स है। तो कंपनी ठीक है, आज के दिन फेयर वैल्यूएशन पे है, सस्ती नहीं है जरूर। तो आपको अगर प्रॉफिट है, तो आपने बहुत सस्ते दाम में लिया हुआ, प्रॉफिट है, तो जैसे जैसे ऊपर जाता है, आपके पास 1000 की संख्या है, एटलीस्ट 100 करके आप बेचोगे तो फायदे में रहोगे करके, ये मेरी सलाह रहेगी। क्योंकि टाइटन वगैरह तो एकदम क्या बोलते हैं, एकदम क्लैरिटी ऑन बुक्स मिलती है सब कुछ, इसके लिए मैं वो प्रेफर करूंगा कभी भी। लेकिन कल्याण ज्वेलर्स मेरा एक अवॉइड ही रहेगा। ठीक है, तो कल्याण ज्वेलर्स वैसे नसीब से आपको मुनाफा हो रहा है अच्छा, 6 महीने आपने दे भी दिया है और उस लिहाज से मुनाफा ठीक ठाक ही है, डिसेंट प्रॉफिट में है आप। तो कोशिश करिए, निकलने की कोशिश करिए यहाँ पर। और अगर आपको ज्वेलरी सेगमेंट में ही बने रहना है तो फिर टाइटन ज़्यादा बेटर लग रहा है। और उसके अलावा भी हम काफ़ी सारे स्टॉक्स डिस्कस करते हैं, आप उस पर भी नज़र रखिए। HFCL में इनको हल्का नुकसान हो रहा है विवेक। 1500 शेयर्स इन्होंने 70 रुपए के लेवल पर लिया था, 66 पर आ रहा है, और क्वांटिटी भी इन्होंने HFCL की काफ़ी ज़्यादा ली हुई है। इसमें क्या करेंगे? मुझे ध्यान है जब ये मतलब 70-80 उस रेंज में चल रहा था, कई बार एक सेल रिकमेंडेशन दिया था मैंने आपके चैनल पे। क्योंकि देखिए ये एक मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि ये बहुत पुराना पापी है। 2007-8 से मैं इसको देख रहा हूँ। एक जमाने में, मतलब आज तक पिछले 15 साल से मैंने ये नहीं देखा कि ये कंपनी किसी को कमा के दी है। अब फंडामेंटली मैनेजमेंट, ये सब कुछ भी आप रिव्यू देख लो, मैं तो नंबर्स में जा ही नहीं रहा, इसका पी रेशियो क्या है, कितना कमा रही है वगैरह, मैं तो हिस्टोरिकली जा रहा हूँ कि ये इस कंपनी ने कभी कमा के नहीं दी है। तो मेरा तो अवॉइड की ही सलाह रहेगी। एक स्पेक्युलेटिव बेट है, जब जब ऊपर जाता है तो सब लोग इसमें उतरते हैं और कहीं ना कहीं मुक्की खा के ही बाहर निकलते हैं। तो अवॉइड की ही सलाह रहेगी। इसके बजाय और टेलीकॉम कंपनी है, वहां पे आप निवेश कर सकते हो, लेकिन HFCL तो दूर दूर से मैं हाथ भी नहीं लगाऊं। HFCL आपने थोड़ा ऊपरी लेवल पर ले भी लिया था। चलिए इस पर एक टेक्निकल वैल्यू लेते हैं। रुचित, HFCL क्या कुछ आपको बाउंस दिखाई दे रहा है इन स्तरों पर जहां पर ये निकलने की कोशिश करें? नहीं, फ्रैंकली मेरी भी यही रहेगी कि ये स्टॉक में से एग्जिट लेके कोई दूसरा बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। ये स्टॉक्स में टेक्निकली भी देखिए तो ब्रेकआउट्स भी आते हैं, तो उसके बाद कुछ सस्टेनेबल मूव नहीं आता है। और अब वीकली मंथली चार्ट्स अगर मैं फोकस करता हूँ तो आई थिंक एक ब्रॉड कंसोलिडेशन फेज में ही है स्टॉक, जहाँ पे 55 रुपए के आसपास स्टॉक में सपोर्ट है, 75-80 की रेंज में रेजिस्टेंस है। तो आई थिंक ऐसे मार्केट्स में जहाँ पे आपको मिड कैप स्टॉक्स में इतनी अच्छी तेजी मिल रही है, तो बेहतर है कि कोई दूसरे स्टॉक ढूंढे जहाँ पे आपको कम रिस्क कंपेयर टू HFCL, कम रिस्क में आपको वैसी तेजी या वैसे रिटर्न्स आगे चल के बन सके। बिल्कुल, तो ना फंडामेंटल स्टोरी अच्छी लग रही है, ना टेक्निकल चार्ट्स पे कुछ स्ट्रेंथ है। और अच्छी बात यह है कि कल्याण ज्वेलर्स से आपको थोड़ा बहुत मुनाफा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके लॉस
की भरपाई हो सकती है। दोनों स्टॉक से एग्जिट करने की कोशिश कीजिए और कोई और बेहतर स्टॉक, फंडामेंटल अच्छा स्टॉक, वहां पर पैसा लगाकर और ज़्यादा रिटर्न कमाइए। फेसबुक पर सवाल आया है जॉय जी का। इनका सवाल है एक्साइड इंडस्ट्रीज पर। इन्होंने 2000 से ज़्यादा के शेयर्स लिए हुए हैं 182 पर और अच्छा मुनाफा हो रहा है। काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पर इन्होंने एंट्री लिया और 230 के आसपास देखिए स्टॉक इस वक्त कारोबार भी कर रहा है। पिछले हफ्ते में ही देखें तो अच्छी तेजी भी दिखी थी। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स इस वक्त हाल फिलहाल में फोकस में भी बने हुए हैं। रुचित, क्या लग रहा है आपको? एक्साइड पर क्या व्यू देंगे आप? अभी भी और तेजी के लिए बने रह सकते हैं स्टॉक में? आई थिंक यस, बने रहने की सलाह रहेगी। ऑफ लेट जो वॉल्यूम्स ये स्टॉक में पिकअप हो रहे हैं प्राइस अपमूव के साथ में, तो काफी अच्छे वॉल्यूम्स हमने ये स्टॉक में देखा और काफी लंबे समय का कंसोलिडेशन फेज या टाइम वाइज करेक्टिव फेज ऑलरेडी ये स्टॉक का में हम देख चुके हैं। तो थोड़े वीकली मंथली चार्ट्स देखूं तो 260 से लेके 280 तक के टारगेट्स ये स्टॉक में हमें लग रहा है आगे चल के एक्सपेक्ट करने चाहिए। उसके ऊपर भी जा सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, बट लेकिन फिलहाल तो वह टारगेट रखे 260 280 के, और वहां पे जब ये स्टॉक आता है तब वापस एक बार रिव्यू कर ले वेदर आपके पोजीशंस को वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है कि और भी लंबे समय तक होल्ड करना है। देखो ठीक है, तो ये है राय एक्साइड इंडस्ट्रीज पर। आपका स्वागत है। और अब फेसबुक पर हमें एक और सवाल आया है मुंबई से प्रमिला जी का। एचडीएफसी बैंक इन्होंने लिया हुआ है 75 शेयर्स 1647 के लेवल पर हैं। हाल फिलहाल की खरीद लग रही है इनकी और आज 1655 के पास स्टॉक कारोबार कर रहा है। वैसे ये ट्रेडिंग वाला शेयर नहीं है, इसे तो लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इस बैंक में। बट एक बार टेक्निकल चेक ले लेते हैं। रुचित, एचडीएफसी बैंक में क्या लेवल्स आप वॉच कर रहे हैं अगर किसी को शॉर्ट से मीडियम टर्म के लिए होल्ड करना हो तो? शॉर्ट टर्म के लिए 1700 से 1720 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट लेकिन जैसे थोड़ा मिड टर्म के चार्ट स्ट्रक्चर देखे तो स्टॉक ने ऑलरेडी एक प्राइस वाइज करेक्टिव फेज रिसेंटली दिखाया है जहाँ पे 1720 से 1580 का करेक्शन आया। अब वापस से अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में ये स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है। सो आई थिंक ये जब भी ये अप मूव में जो नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव हम फिर से बैंकिंग इंडेक्स में देखेंगे उसमें एचडीएफसी बैंक का डेफिनेटली पार्टिसिपेशन आना चाहिए। और रेसिप्रोकल रिट्रेसमेंट थ्योरी के हिसाब से टारगेट्स फिर स्टॉक में लगभग 1800 के अराउंड बन रहा है। सो मेरे हिसाब से 1800 का थोड़ा मिड टर्म व्यू रखे और 1800 के टारगेट्स के लिए ये स्टॉक में बने रहे। ठीक है, तो 1800 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर बनी रह सकती हैं अभी भी एचडीएफसी बैंक में। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड रखिए, लेकिन अगर मीडियम टर्म व्यू है आपका तो भी आपको लेवल्स यहाँ पर सुझा दिए गए हैं। लेकिन विवेक, एक बार आपसे समझना चाहेंगे, हम काफ़ी समय से देख रहे हैं निजी बैंकों में वो एक स्ट्रेंथ नहीं आ रही है जो कि मार्केट में इस वक्त दिखनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है, क्या वजह हो सकती है? बैंक्स इस वक्त क्यों नहीं चल पा रहे हैं? हम एचडीएफसी बैंक देखें, कोटक महिंद्रा बैंक देखें, ये सब चल नहीं पा रहे हैं। क्या वजह लग रही है आपको? और अगर किसी को इन स्तरों पर एंट्री लेनी हो तो क्या ये मौके सही है? आईसीआईसीआई बैंक जैसे आज देखिए दिन के निचले स्तर पर आ चुका है इस वक्त, तो ओवरऑल बैंकिंग शेयरों पर क्या राय बन रही है आपकी इस वक्त? पूजा, ये मतलब अगर जो भी आपने बैंक्स का नाम लिया है, एक तो ये शॉर्ट टर्म होल्डिंग वाले बैंक्स नहीं है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, ये जनरली आपने जैसे एचडीएफसी के लिए कहा था कि ये लॉन्ग टर्म बेट्स ही जनरली बनते हैं। और अगर इसका मूवमेंट देखो एचडीएफसी का भी पिछले से 6 से लेके 9 महीने का, आपको दिखेगा कि ये करीबन 1300-1400 तक जाके आज ये 1650 पे चल रहा है। तो था मूवमेंट, लेकिन जितना एक्सपेक्टेड है उतना नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आगे चल के इन बैंक्स में डेफिनेटली एक रिकवरी देखने को मिलेगी और सारे के सारे दिग्गज बैंक, मतलब कई लाख करोड़ का मार्केट कैप आज के दिन है। और एचडीएफसी में ये है कि एचडीएफसी और एचडीएफसी की जो विलय होने वाला है, दोनों मर्जर होगा, उसके बाद में एचडीएफसी बैंक सही रूप में चलेगा जितना चल रहा है। तो मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म, मतलब आप अगर 1.5-1 साल का व्यू रखो तो यहाँ से आपको 1800 से लेके 1900 तक का टारगेट आराम से मिल सकता है। और आपने कोटक बैंक का भी बोला था, देखिए कोटक बैंक एक जोन में फंसा हुआ है बहुत लंबे समय से। वहां पे वैल्यू अनलॉकिंग की बहुत जरूरत है, जो मुझे लग रहा है कि काफी प्रेशर है मैनेजमेंट पे भी। कई कॉन कॉल्स वगैरह मैं अटेंड करता हूँ तो सब लोग यही सवाल पूछते हैं कि आप कब एएमसी को लिस्ट करोगे, कब इंश्योरेंस को लिस्ट करोगे, सब वो सब आगे चल के होगा। तो जैसे ही वो सब न्यूज आएगी, कोटक बैंक भी हो सकता है कि आपको 2200-2300 तक देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, मतलब धीरज रखना पड़ेगा और आपको मिलेगा मूवमेंट अच्छा। लेकिन प्राइवेट बैंक्स डेफिनेटली स्ट्रांग रहेंगे आगे चल के।
बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबके अपने-अपने फैक्टर्स हैं जिसका कि अभी इंतज़ार किया जा रहा है और जैसे ही वो फैक्टर्स प्ले आउट होंगे, हम देखेंगे कि निजी बैंकों में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। वैसे तो लॉन्ग टर्म के लिए इनमें चाल दिखती है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसलिए हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं अटकते हुए नज़र आ रहे हैं, बड़ी तेज़ी नहीं दिख रही है और इस वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट भी अपने रिकॉर्ड लेवल्स नहीं छू पा रहा है क्योंकि यहाँ से स्ट्रेंथ नहीं आ रही है फ़िलहाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और व्हाट्सएप पर पूर्वा जी का सवाल आया है सिम्फनी पर 211 शेयर्स 1464 पर लिया हुआ इन्होंने। विवेक, आपसे ही समझना चाहेंगे, सिम्फनी जैसे स्टॉक्स हैं और बाकी भी जो कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियां, हमने देखा था मार्च अप्रैल में तो शानदार तेजी दिखी थी इस उम्मीद से कि अब गर्मी का सीजन आ रहा है, एसी कूलर के डिमांड बढ़ेंगे, लेकिन जितना समर सीजन में एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था इनकी बिक्री को लेकर, ऐसे कुछ एनकरेजिंग साइंस निकल कर आए नहीं हैं। और इसी का असर हम देख रहे हैं सिम्फनी में भी है, इनका भी खरीद भाव थोड़ा ऊपर का है। क्या देख रहे हैं आप अभी अगले 1-2 क्वार्टर के लिए थोड़ा वेट करें सिम्फनी में एक तेजी के लिए? पूजा, जब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करते हैं तो एक आंकड़ा होता है जो बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। उसको हमको ट्रैक करना चाहिए और वर्ल्ड वाइड अगर आप देखो तो करीबन $2,500 पर कैपिटा इनकम जब जब बढ़ा है, वो कंट्रीज ने बहुत अच्छा किया है और स्पेंडिंग पावर बढ़ता है। इंडिया में करीबन अपने अभी आज के दिन 2300-2400 के बाजू में है, जो कुछ अगले एक आध साल में ये हो सकता है कि $2,500 भी जाए। जैसे ही वो होगा, मुझे लगता है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि एक एक्स्ट्रा स्पेंडिंग पावर आ जाता है लोगों के पास। लेकिन अब शॉर्ट टर्म में सिम्फनी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा रिकवरी यहाँ से देगा। वैल्यूएशन ठीक-ठाक है, लेकिन समर में जो कंपनी अच्छा सेल्स नहीं नहीं कर पाई थी, अब तो समर ऑलमोस्ट चला गया है, मानसून चालू हो गया है, तो वो सेल्स में आपको आगे चल के टिप्स ही देखने को मिलेगा। तो सिम्फनी से बेटर है आईएफबी इंडस्ट्रीज या फिर व्हर्लपूल, वो भी एकदम 52 वीक्स लो पे ही है ऑलमोस्ट। तो अगर वहाँ पे आप बेट लगाना चाहो तो उसको कन्वर्ट कर सकते हो। वहाँ पे स्ट्रेंथ मुझे ज्यादा दिखती है सिम्फनी से। ओके, तो सिम्फनी की बजाय वर्लपूल ज़्यादा बेटर लग रहा है, फिलहाल आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन किसी भी उछाल में निकलने की कोशिश करें और वर्लपूल ज़्यादा बेटर लग रहा है, वहाँ पर आप एंट्री ले सकती हैं। अगला सवाल उत्तर प्रदेश से विपुल जी ने हमें भेजा है, माफ़ कीजिएगा वो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपुल जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। मैडम, मैंने कुछ पिरामिड फार्मा के 225 शेयर्स खरीदे थे 1 ईयर बैक। So currently I am in loss. So what is the future of Piramal Pharma? Because after demerger from Piramal Enterprise, ये थोड़ा सा सबसे उठा नहीं है। ये 1 महीने में का चार्ट देखें तो फिर भी इसने चलने की कोशिश की थी, 75 से चला था और उसके बाद जो आप लेवल्स बता रहे हैं उसके आसपास भी आया था, लेकिन उसके बाद वहाँ की खरीदारी से थोड़ा नीचे आ चुका है ये स्टॉक। रुचित, पिरामिड फार्मा के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? आई थिंक मोर एक कंसोलिडेशन फेज है फिलहाल तो स्टॉक में। हमने काफी करेक्शन ये स्टॉक में, जब ये डीमर्जर के बाद लिस्टिंग हुआ था उसके बाद हाई लेवल से काफी करेक्शन ऑलरेडी आया है और अब जो डाउन ट्रेंड था वो ट्रेंड चेंज हो गया, साइडवेज हो गया है। सो शॉर्ट टर्म में तो चार्ट्स के ऊपर, हालांकि मिड टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स अवेलेबल नहीं है, इसके लिए मिड टू लॉन्ग टर्म व्यू नहीं बना है, बट शॉर्ट टर्म में हमें लग रहा है कि चार्ट्स बता रहे हैं कि मोर एक कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक रह सकता है, जहाँ पे 80 रुपए के आसपास सपोर्ट रहेगा और 108-110 के आसपास रेजिस्टेंस होगा। तो 108-110 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, उसके आसपास के लेवल वापस आए तो एक बार रिव्यू कर लीजिए स्टॉक को। आगरा से मुकेश जी का सवाल आया है, इनका सवाल है यूको बैंक पर 500 शेयर्स, ओके वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मुकेश जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका? वैसे सवाल तो आपका मिल गया है यूको बैंक, या बता सकते हैं थोड़ा कि कितना समय दे सकते हैं आप? मैडम, हम 1 साल तक दे सकते हैं। हेलो, यूको बैंक को, ओके। विवेक, यूको बैंक 1 साल के लिए क्या सही सिलेक्शन है? वैसे ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, मुश्किल से 600 रुपए के आसपास के लॉस में है, तो एक तरीके से नो प्रॉफिट नो लॉस, और इनके खरीद के पास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बट ये क्या स्टॉक सिलेक्शन सही है इनका इस वक्त 1 साल के लिए बने रहने के लिए, या फिर कोई और स्टॉक इनको सुझाएंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं इस वक्त काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं मिड कैप स्पेस में जो अपने काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस पर आ चुके हैं, तो उनमें से कोई एक शेयर है जो आपको पसंद आ रहा है, या फिर यूको बैंक में ही बने रहे? देखो, मैं तो ये सलाह दूंगा कि 600-700 रुपए का नुकसान है। ये सोच लो कि एक अच्छी होटल में जाके बिरयानी खा के आए और 600-700 रुपए लग गए।
और शेयर को बेच के बाहर निकल जाओ। मतलब कोई ले तो क्यों ले? कारण मुझे कुछ नहीं दिखता है, इसमें एक ही ट्रिगर हो सकता है आगे चल के जो हो मर्जर। अब कोई बड़ी बैंक में सरकार आगे चल के पक्का मर्जर करेगी, जो-जो अभी छोटी बैंक और बची है, तो वही एक टारगेट हो सकता है। लेकिन डाउन साइड जाएगा तो ये आपको वापस ₹21 तक भी दिखा सकता है। तो अवॉइड की ही सलाह रहेगी, बहुत छोटा बैंक है और पीएसयू बैंक मुझे नहीं लगता कि बहुत स्ट्रांगली चलेंगे। अगर आपको सही में पीएसयू लेना ही है तो टॉप 5 लो, जो कैनरा, बरोड़ा, एसबीआई वैसे में आता है। ये सब छोटे-मोटे बैंक से आप निकल ही जाओ। ओके, तो यूको बैंक में वहाँ से फिलहाल एग्जिट करने की राय आपको दी जा रही है और दूसरे अच्छे बैंक्स भी आपको सुझाए। कैनरा बैंक में आप एंट्री ले सकते हैं और अगर आपको सरकारी बैंक में ही रहना है तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, आप वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। अगला सवाल हमें आया है फेसबुक पर पवन जी का और इनके पास एचसीसी हैं 1000 शेयर्स इन्होंने 27 रुपए के भाव पर लिया हुआ है और आज ही हमने देखा स्टॉक 4.5% नीचे, इस वक्त नुकसान में है, ये 20 रुपए के आसपास का लॉस इनको हो रहा है। इनफैक्ट आज हमने आपको सुबह हमारे एक सेगमेंट में 9 बजे के सेगमेंट में हमने ये स्टॉक हाईलाइट भी किया था एचसीसी से जुड़ा, जिसमें कि अब माना जा रहा है कि एक बोर्ड मीट हो सकती है कंपनी की, जिसमें कि प्रेफरेंशियल इशू आ सकता है और प्रमोटर्स उसमें कुछ फंड्स लगा सकते हैं और इसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम भी यहाँ पर निकल कर आ सकते हैं और हाल फिलहाल में भी हमने एचसीसी में काफ़ी सारे मल्टीपल डील्स देखे हैं, तो उस लिहाज से एचसीसी में एक्शन बना हुआ है। आज हालांकि स्टॉक 4.5% नीचे है। क्या लग रहा है आपको विवेक जी, एचसीसी का फ्यूचर अभी तो काफ़ी नीचे है, 20 के आसपास कारोबार कर रहा है, बट बने रहने की सलाह देंगे इसमें? पूजा, ये अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे ना कि पुराना पापी है एचएफसीएल, वैसा ही एचसीसी दिखता है मुझे। आज के दिन देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ है वगैरह सब कुछ ठीक है, लेकिन एचसीसी टोटल मार्केट कैप इसका आज 3000 करोड़ है, तो एक पेनी कैप समझ सकते हो इसको, बहुत बहुत ही छोटा कंपनी है और 3000 करोड़ की कंपनी कितना बड़ा प्रोजेक्ट दे सकती है। आप अगर अगर सरकार चाहे कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट देना 15,000 करोड़ का, तो 3000 करोड़ की कंपनी को देगा क्या? तो वो सब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा स्कोप है। हाँ, कंपनी में सही में बहुत बड़ा रिवाइवल आता है तो बात अलग है। लेकिन फिलहाल आज के दिन हमेशा से मैंने सेल ही दिया एचसीसी पे और मुझे लगता है कि आपको इससे निकल जाना चाहिए। आपको इंफ्रा में रहना है, बहुत बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे कंपनीज़ अवेलेबल है मार्केट में, उनमें निवेश कीजिए। यहाँ पे क्या होने वाला है, आप 2 साल बैठे रहोगे और पता चलेगा कि ये 20 और 25 के बीच में ही घूम रहा है। जी, बिल्कुल, तो बहुत बड़ी तेज़ी की उम्मीद यहाँ पर नहीं करनी चाहिए, उछाल मिले निकलने की सलाह है एचसीसी से। चलिए फिलहाल इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे हम। विवेक जी, रुचि जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे, आप बने रहिए 18 स्वदेश के साथ।